अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान टीवी की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल पर फाइनल ट्रांसमिशन। फ़ाइनल तो ख़त्म हो गया है और आज हमारी फ़ाइनल ट्रांसमिशन है, लास्ट ट्रांसमिशन है। और ये ट्रांसमिशन हमारी पाकिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए है। जो पाकिस्तान टीम ने जितना शानदार खेल पेश किया, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अपनी कामयाबी से पाकिस्तान टीम ने साबित किया कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है। और जिस तरह से इंडिया को एक तरफा मुकाबले के बाद ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है। जितनी तारीफ़ की जाए कौमी टीम की वो कम है। इस प्रोग्राम में सेमीफ़ाइनल में हमने कुछ बातें की थी, फ़ाइनल में भी हमने कुछ बातें की थी। फ़ाइनल में हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ जो अभी पैनल में मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त, वाजिद रज़ा इस्फ़हानी साहब, सीनियर साफ़ी और तज्ज़िया निगार। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब आपने हमें दोबारा ज्वाइन करने का। जमाल शफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो वाजिद साहब और जमाल साहब, आप दोनों ने फ़ाइनल में कुछ बातें की थी और वो कुछ बातें ऐसी थी, वो मेन बातें थी। तो मैं चाहता हूँ पहले व्यूवर्स वो देखें, उसके बाद हम आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। तो आइए देखते हैं कि फ़ाइनल में वाजिद भाई ने क्या बात की थी और जमाल साहब ने क्या बात की थी। इंडिया के सारा प्रेशर की पड़ती है अगर इस बार की शुरुआत होती है तो बाद में की जाएगी। अगर तो 20 फुट में पार्टी आया आखिरी में मैच में आगे चला गया, बिल्कुल युवराज आया बैटिंग उसको पीक भी नहीं दिया, उसने आगे मारना शुरू किया तो और कैच भी ड्रॉप हुआ उसका। वो भी जब आया तो उसको श्रीलंका का मैच जब आया या सेलेक्शन के मैच में तो प्रेशर की वजह से इनके बैट्समैन कर चुके थे। अगर शुरू में ड्यूटी के रहे और युवराज वही जडेजा और कितने नंबर तो टीम मुश्किल होगा। अगर किसी से कोई जवाब तो 30 रन आएगा, 30 रन से तक हम विकेट गवा सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने शुरू के ओवर में ये विकेट गिराई, शुरू के 10 ओवर में 2 विकेट भी गिरी ना, तो ये प्रेशर। लेकिन मुझे लगता है कि आमिर जो है वो आज ज़्यादा इंडियंस को परेशान करेंगे। तो आपने देखा कि वाजिद भाई से जब मैंने सवाल किया कि वाजिद भाई आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम अगर बॉलर जो हैं कौन सी विकेटें ज़्यादा जल्दी लें तो पाकिस्तान टीम जो है मैच पे हावी हो जाएगी, तो वाजिद भाई का जवाब आपने देखा कि जवाब उनका ये था कि अगर पाकिस्तानी टीम जो है शुरू के 3 प्लेयर्स को जल्दी आउट कर लेती है तो पाकिस्तान टीम जो है मुकम्मल मैच पर हावी हो जाएगी। और वही बात हमें सच होती दिखाई दी और इंडियन साबिक प्लेयर्स भी यही बात कह रहे थे। जब मैंने टीवी पे देखा तो मुझे वाजिद भाई की ये बात याद आ गई। वाजिद भाई जो आपने की थी, बिल्कुल आपका जो तज्जिया था बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से हम पूरे टूर्नामेंट में देखते आ रहे थे कि इंडिया की पूरी बैटिंग लाइन मैच में नहीं खेल सकी थी, सवाई एक इनिंग युवराज की थी, एक इनिंग धोनी की थी। ये बड़ा टूर्नामेंट था और बड़ा फाइनल था। उसमें अगर पूरी बैटिंग लाइन को मौका करने का दिया गया तो उसमें मुझे यकीन था कि इंडियन बैटिंग लाइन शायद संभल नहीं सकेगी। और हुआ भी ये कि स्कोर बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत था, 2 विकेटें निकली और उसके बाद पूरी लाइन लग गई। अच्छा, ये आपको लगता था कि पाकिस्तान टीम इतना लंबा स्कोर दे सकेगी? देखिए, हमें तो नहीं पता था कि पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा और खान साहब ने कहा था कि अगर पाकिस्तान खेले तो, लेकिन उसूलन वैसे अगर रिकॉर्ड पे देखा जाए तो पाकिस्तान के मैच से पहले चैंपियंस ट्रॉफी में जो 8 मैच खेले गए और जो टीमें 8 मैच जीती हैं वो 8 के 8 उन्होंने सेकंड बैटिंग करके जीते हैं। यानी पाकिस्तान की फाइनल से पहले पिछले 8 मैच चैंपियंस ट्रॉफी में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। तो ये पता नहीं खान साहब ने क्यों कहा था। और ये सरफराज का फैसला नहीं था पहले बैटिंग करना, सरफराज तो टॉस हार गया था, सरफराज ने पहले बॉलिंग ही करनी थी। ये तो खैर क्या नाम है, कोहली का फैसला था कि उसने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को। तो जमाल शफ़ी साहब, आपने भी डेली के एनालिस्ट आप करते थे, आपके हमने पुराने तज्जिए भी दिखाया जो आपने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ किया था। फिर आपका पुराना तज्जिया जो था कि पाकिस्तान टीम को फ़ाइनल में देख रहा हूँ, और एक रमीज़ राजा ने प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल आएगा, और एक इधर जमाल शफ़ी साहब ने प्रेडिक्शन की थी कि फ़ाइनल आएगा और पाकिस्तान टीम जीतेगी। पहले तो आप दोनों को मुबारकबाद कि आप दोनों के जो तज्जिए थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। और उसके बाद आपसे ये जो आपने तज्जिया किया था, आपको किस बुनियाद पर किया था कि पाकिस्तान जो पिच चेंज, वो वाकई ही हैरान कुछ तज्जिया था जो इसने इंडियंस को भी परेशान कर दिया था कि वो पिच जिस पे पाकिस्तानी बैट्समैन चल गए, अच्छा खेल पेश कर गए, तो दुनिया की बैटिंग लाइन, जिसको इंडिया अपनी बैटिंग लाइन को दुनिया की मजबूत बैटिंग लाइन कहता है, वो एकदम कोलैप्स कर गई। आपने कहा था कि पिच जो है चेंज हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, वाजिद भाई की तरफ से, सबकी तरफ से मुबारकबाद सबको। और देखें, 2 बात मैंने कही थी। एक तो पिच सेकंड इनिंग में चेंज हो जानी है, वो हुई पिच चेंज, इस पर मैं बात करता हूँ क्यों चेंज हुई। दूसरा कि ये जो मुबारकबाद दी, इस पर मैंने ये बात कही थी कि जो है हिस्ट्री रिपीट होगी। तो 92 वाली, एक तो वो ये भी चल रहा है कि रोदे चल रहे थे 92 में भी, बिल्कुल थे, अभी भी रोदे थे, वो सिनेरियो भी था।
लेकिन तारीख दोहराती है और दोहराई। और अच्छा, अब बात करते हैं पिच चेंज क्यों हुई। देखिए साउथ अफ्रीका का मैच देखें आप उसके बाद श्रीलंका का मैच देखें, इंडिया श्रीलंका का देखें, पाकिस्तान इंडिया का लीग वाला मैच देखें, तो जितने मैच देखें तो ये वाले ख़ास तौर पे जो लंदन में ओवल में जो हो रहा था, तो यहाँ पे सेकंड इनिंग में अचानक ही विकेटें निकलती हैं। रमीज़ राजा ने भी शुरू में मैच से पहले ही कहा था कि पिच जो है सेकंड बैटिंग में सरप्राइज़ कर सकती है, तो शायद वो सरप्राइज़ जो है वो यही था। रमीज़ राजा ने कहा था कि शायद सरप्राइज़ कर सकती है, लेकिन इन्होंने तो कॉन्फिडेंस से कहा था कि सरप्राइज़ करेगी। नहीं, सरप्राइज़ वो यूँ भी करेगी कि उसका, आपको याद हो वाजिद भाई ने भी कहा था कि 267 समथिंग एवरेज स्कोर है वहाँ का, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखें आप। वाजिद भाई के खुद अपना अच्छा एक्सपीरियंस है। दूसरा ये कि वहाँ की जो पिच रिपोर्ट है ना, वो मैंने भी बहुत अच्छी तरह पढ़ी थी। अच्छा, तो वहाँ पे ये सेकंड इनिंग में तो ऐसा होता है कि मतलब इंडिया जैसी मजबूत बैटिंग लाइन भी वो फिर रेत की दीवार बन के निकलती है। और फिर दूसरी बहुत अच्छी वाजिद भाई ने ये बात कही थी कि यार 3 विकेट से ज़्यादा उनका स्कोर कोई कर ही नहीं रहा था। परफेक्ट उतरी वो बात, तो मैंने जब देखी कि 3 बैटिंग लाइन, तो वाजिद भाई की बिल्कुल बात परफेक्ट कि कैसे कोलैप्स कर गई पूरी बैटिंग लाइन। बस यही है ना, युवराज नीचे नहीं आ रहे थे, वो धवन और शर्मा और कोहली वो 3। अच्छा वाजिद भाई, बात की जाए अगर जो पांड्या जो चल गए थे, तो आपको नहीं लगता कि पांड्या को हमने 2-3 ओवर जो है सरफराज ने स्पिनर से करवा दिए थे, जब देखा कि वो ज़्यादा पिट रहे हैं उसके बावजूद स्पिनर को कंटिन्यू किया, लेकिन जैसे ही वो फास्ट बॉलर को लाया तो इंडियन की फिर विकेटें गिरना शुरू हो गई। असल में हमारे पास एक बॉलर कम था, तो इसलिए जो हमें आखिर की बॉलर्स में हमने हसन अली के 6 ओवर्स और हमने आमिर के 4 ओवर्स बचाए हुए थे। तो हम सरफराज का भी आइडिया था कि ये स्पिनर से पार्ट टाइम बॉलर से ही ओवर्स निकालें, ताकि अगर खुदा न खास्ता मैच फंसता है तो आखिर में सरफराज और फिर आमिर और हसन को लगाया जाए। लेकिन उन्होंने पहले ही चेंज कर लिया, क्योंकि वो बहुत तेज़ खेल रहा था पांड्या, और बहुत अच्छा हिटर है। पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला था और बहुत अच्छा जाने-आना बैट्समैन है, तो उसको रोकने के लिए फिर उन्होंने उसको चेंज किया। आउट वो किसी बॉलर से नहीं हुआ, आउट रन आउट हुआ गलती से, लेकिन ये कि बस वो चेंजिंग करने का कुछ फायदा ही हुआ कि प्रेशर पे वो रन आउट जमाल वो जो रन आउट हुआ है वो गलती किसकी थी? जडेजा की थी, पांड्या की थी? नहीं, ऑब्वियसली जडेजा की गलती थी। उसको आप देखें कि वहाँ का मीडिया कितना लेतेड़ है, बिल्कुल, और वहाँ की पब्लिक जो है वो जडेजा को तो खुला वहाँ अब्यूजिंग चल रही है, तो जडेजा की बिल्कुल मिस्टेक। पांड्या भी बाकायदा गालियां दे के जडेजा को गए। आपने देखा होगा कि जडेजा ने बिल्कुल गली के बच्चे जो करते हैं ना कि मैं पहले पहुंच जाऊं, तो उसने बिल्कुल वही वाला काम किया। और ये देखते हुए कि क्या सिचुएशन है, 6 विकेट जा चुकी हैं और पांड्या 75 पे अच्छा, ये बात हमें तारीख दोहराती अपने आप को। ये हमें अक्सर दिखता था पाकिस्तानी बैट्समैन के ऐसे हाथ पांव फूले होते थे, पाकिस्तान एक दूसरे से पहले पहुंच रहे होते थे, लेकिन अब इंडियंस भी ये करने लगे हैं। कैसा प्रेशर कल के मैच में आपको दिखा, जो पहले मैचेस में पाकिस्तान ने ऐसी कंटिन्यूसली नहीं की थी? देखिए साउथ अफ्रीका के मैच में भी हुआ, मिलर ने शायद मेरे ख्याल में किसी को रन आउट कराया था। पाकिस्तान का मैच इंडिया के खिलाफ मैच में इसी तरह दोनों बैट्समैन एक ही क्रीज पे पहुंच गए थे। तो इस तरह हो जाता है, इशू नहीं है। लेकिन पांड्या कितना रन कर लेता, यानी 180 रन से आ रहे हैं, क्या वो मजीद 100 रन और बना लेता? कुछ भी नहीं, 175 बना लेता। पाकिस्तान दोनों एंड से तो स्पिनर्स नहीं लगाता ना, एक वक्त आना था ये इनकी खुशफहमी थी, थोड़ा सा चांस दिया कि खुश हो जाए। एक झलक नजर आई कि शायद हम कुछ कर सकते थे, ऐसा 6 छक्के मार लिए तो उसने अपना काम पूरा कर लिया था। इससे आगे वो वैसे भी नहीं चलना था उसको। ये हम इनकी खुशफहमी करार दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये रन आउट पे जो है ना, साउथ एशिया की ये दोनों की ये चीज़ है। आप इंडिया पाकिस्तान का देखेंगे, मैं पहले पहुंचूं, ये वैसे ज़्यादा देखा गया नहीं, लेकिन हमने साउथ अफ्रीका का भी देखा था, वो भी पहुंचे थे मिलर। इस पे बात की वाजिद भाई ने साउथ अफ्रीका वाला, ये तो आपको एक्सेप्शनल नज़र आ जाता है कभी एक आध बार। देखें, हैं तो सभी स्पोर्ट्समैन है, कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये चीज़ कि मैं पहले पहुँचूँ इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा नज़र आएगी। ऐसा 92 वर्ल्ड कप में भी हुआ था, जब वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, और वो मैच वेस्ट इंडीज़ को हारना बहुत ज़रूरी था। अभी मुझे याद आ गया आपसे। अच्छा। अगर वो वेस्ट इंडीज़ मैच हार जाता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की भी 8 पॉइंट थे और पाकिस्तान के 9 पॉइंट थे। और अगर वेस्ट इंडीज़ आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराता तो 10 पॉइंट के सेमीफाइनल। तो लारा के साथ मेरे ख्याल में शायद बेंजामिन खेल रहा था या कोई बॉलर खेल रहा था, और लारा ने कॉल दी, वो नहीं भागा, लारा रन आउट हो गया। अच्छा, वहाँ पाकिस्तान मैच जीता है, और पाकिस्तान 1 पॉइंट से, टर्निंग पॉइंट जो बारिश का पॉइंट था, जो इंग्लैंड से उसको जीत की सूरत में मिला था, बराबर होने की सूरत में, उस पॉइंट के थ्रू पाकिस्तान सेमीफाइनल में गया है। अच्छा, तो कल के मैच का जो परसों मैच हुआ हमारा, उसका क्या टर्निंग पॉइंट क्या लगता है आपको? मैच का जो टर्निंग पॉइंट था, फ़खर जमान का आउट होकर नो बॉल होना या कोई और? हाँ देखिए, टर्निंग पॉइंट अभी भारत हारा है, कोई शायद साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड से कोई मैच हारा था,
जिसमें उस टीम ने 400 रन किए थे शायद, हाँ। इंडिया के खिलाफ, इंग्लैंड से। तो जब धोनी से पूछा पहले ही सवाल किसी ने कि ये बताएं कि गलती कहाँ हुई, तो धोनी ने जवाब दिया गलती क्या, मतलब पूरे मैच में ही हम बुरा खेले। गलती तो टर्निंग पॉइंट मैं नहीं समझता ऐसा कोई वो उसका कैच वाला था, पाकिस्तानी टीम ही इतना अच्छा खेली और इसमें मेन किरदार फ़खर का था। फ़खर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उसने खड़ा किया। और मैंने पिछले मैच में कहा था, पिछले रिकॉर्डिंग में कहा था आपसे शो में कि अजहर अली वनडे का प्लेयर नहीं है। अजहर अली ने फिर भी 76 रन बनाए, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि अजहर अली वनडे का प्लेयर नहीं है। अजहर अली ने यहाँ तक खेल लिया, बहुत है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतनी वो स्किल नहीं है जिस तरह फ़खर टीम के साथ खेलता है या दीगर जाने वाला। शुरू में अगर वाजिद भाई हम देखें तो फ़खर बिल्कुल नर्वस हो गए थे, मायूसी जब लेकिन जब उसने देखा कि अजहर तेज खेल रहा है तो फिर वो कॉन्फिडेंस दिया थोड़ा सीनियर का। अजहर को आप सिर्फ टेस्ट पे रखें, देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुल्क कौम का कोई इशू है या अजहर के कैरियर का मसला है। अजहर पे प्रेशर नहीं आएगा, सिर्फ टेस्ट तक महदूद रखें उसको। और नए नौजवान लड़के जो टीम में बहुत सारे आने के लिए बेताब है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनको जगह नहीं। देखें आज तो हम जीत गए इंडिया से, लेकिन कल कोई और हमें टूर्नामेंट में ऐसा मौका मिला, हमें रन चेस करना पड़ा और बैट्समैन स्लो खेले, तो शायद फिर हमारा मैच जितना मुश्किल होगा। बिल्कुल, हमें फ्यूचर के भी सोचना चाहिए। ये तो जीत बिल्कुल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वाजिद भाई, इस प्रोग्राम से पहले नजम सेठी पे भी तनकीद होती रही, दीगर चैनल्स पे भी, इधर भी तनकीद करते रहे, तो क्या इस जीत का क्रेडिट भी तो फिर नजम सेठी को जाता है? जीत का क्रेडिट तो खैर नहीं जाता, लेकिन सबको ही जाएगा वैसे वो। लेकिन आप पीएसएल के हवाले से कहेंगे कि पीएसएल शुरू की, पीएसएल से लड़के मिले, ठीक है, अच्छी बात है, सही है, लेकिन इस टीम को 8वें नंबर तक ले जाने वाला भी ये नजम सेठी था, ठीक है ना। जिस तरह से टीम की सिलेक्शन होती थी, जिस तरह टीम के लड़के होते थे, अगर आप फ़खर को पहले खिला देते, पहले मौका मिला था फ़खर को, लेकिन नहीं खिलाया। रुमान रईस का नाम एक साल पहले टीम में आया था, लेकिन अब इसको वनडे खिलाया। यही अहमद शहजाद, यही वहाब रियाज, यही क्या नाम है मोहम्मद हफीज़ या शुएब मलिक ख़राब परफॉर्मेंस करे जा रहे हैं, लेकिन यही नजम सेठी इनको टीम में लेके आ रहा है। तो अगर यही लड़के पहले चेंजिंग कर लिए जाते, यही अच्छे लड़के पहले आते, तो पाकिस्तान शायद इस तरह नहीं बिल्कुल। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है वो कहावत उन्होंने सुन ली हो, लेकिन क्रेडिट तो फिर हम देंगे नजम सेठी को कि लाजमी सी बात है कि जब तनकीद हम उन पे करते हैं कि नजम सेठी साहब पे, जमाल भाई, हम तनकीद तो करते हैं कि नजम सेठी ज़िम्मेदार हैं, जब तनकीद फिर हम इदारे को भूल जाते हैं कि नजम सेठी की पूरा एक टीम वर्क है, नजम सेठी एक चेहरा नहीं है। लेकिन जब हम तारीफ़ पे आते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि पूरी टीम वर्क को क्रेडिट जाता है, पूरी जो उनकी टीम है। ऐसा दुगला में यार, तारीफ़ में हम नजम सेठी के साथ पूरी टीम शामिल करते हैं और तनकीद में सिर्फ नजम सेठी को शामिल करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखें, दोहरा मयार नहीं है, ये बात बिल्कुल सीधी सी है कि आप जो है बोर्ड को रन कर रहे हैं और 8वें नंबर पे भी ले जाने वाले आप हैं। नो डाउट पीएसएल को ये फ्रेंचाइजीज बनाने वाले भी आप हैं। पीएसएल दोनों जो सीज़न हुए दोनों सुपरहिट गए, यहाँ से प्लेयर्स निकले, सब ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि भाई नजम सेठी जो पीसीबी में, मेरा जो अपनी ज़ाती राय होना भी नहीं चाहिए। अब मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सर ये सवाल मुझे पहले कंप्लीट करने दें। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक पीसीबी के चेयरमैन आप बना दें और जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो सब होने के बाद आप सारी चीज़ें बंद कर दें। एक आप टूर्नामेंट जीत गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो गलत को भी सही कह दें। तारीफ़ के लायक हैं वो जो उन्होंने पीएसएल की है, सिर्फ यहाँ तक। चले सिर्फ यहाँ तक तो तारीफ़ के लायक है ना। हम पिछली बातों को अगर भूल जाएं, आगे भी हम तनकीद करेंगे, लेकिन जो अच्छा इक़दाम है उसको सोच के तनकीद के बजाय उनकी आज तो तारीफ़ की जाए। आज का ही तो दिन है, हो सकता है इसके बाद फिर तनकीद शुरू हो जाएगी। यहाँ एक बात और ऐड करने दें। अच्छा, यही पीएसएल नजम सेठी की जगह अगर कोई और मतलब कोई वकील या जज करा देता, उसका पीसीबी से ताल्लुक़ होता, या कोई एक्टर करा देता है, या कोई और फील्ड का करा देता कहीं से भी, तो आप उसको भी यही कह रहे होते। ये तो आउट ऑफ द वे जाके भाई ये चीज़ 5-6 साल से चल रही थी कि हमने ये कराना है आईपीएल की तर्ज पे। लेकिन जमाल भाई वो 5-6 साल से ऑन पेपर बातें थी, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था। आप क्रेडिट दें कि नजम सेठी साहब ने इसको प्रैक्टिकल किया है। उसके बाद प्रैक्टिकल के बाद आपको नौजवान खिलाड़ी मिले जिन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है। इस बात का क्रेडिट की बात कर रहे हैं। देखें और भी लड़के हैं। बात ये है कि ये जो सीनियर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे, इनको खिलाने वाली भी जिम्मेदारी यही है। वहाब रियाज की सिलेक्शन कैसी हुई, किस बेस पे हुई वहाब रियाज की सिलेक्शन? अगर वहाब रियाज मजीद 3 मैच खेल जाता तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत जाता? बिल्कुल नहीं। यकीनन जुनैद अहमद शहजाद खेल जाते, अगर अहमद शहजाद खेलता, क्या उमर अकमल को निकाला, मिकी ऑर्थर ने
बस ज़मानी पे में कि उमर अकमल को क्यों टीम में सेलेक्ट किया गया था, क्या उमर अकमल होता तो हम जीतते इस तरह के मैचेस। अच्छा, तो इंजमाम उल हक को कितना क्रेडिट जाता है सिलेक्शन कमेटी के? ज़ाहिर है वो चेयरमैन है, तो इंजमाम को भी क्रेडिट जाता है। बिल्कुल जाता है, लेकिन इंजमाम अपने इर्द गिर्द जो सिफारशी खिलाड़ियों का टोला है उसको ख़त्म करें और बिल्कुल ऐसे खिलाड़ियों को सिलेक्शन करें जो पाकिस्तान को मैच जितवाने के लिए दिल रखते हो अपना, ये नहीं कि सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेलते हो। चाहे वो शोएब मलिक हो, शोएब मलिक की अब ज़रूरत नहीं है टीम में, शोएब मलिक को निकाल के यंगस्टर को लेके आए किसी। हफीज़ की भी नहीं है वैसे ज़रूर, बिल्कुल हफीज़ की भी नहीं है। वो तो हफीज़ को पता था कि इस मैच में अगर परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है बाहर हो जाऊं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हफीज़ जो है ना लास्ट मैच में ये आप लाजमी चलता ही है, चल जाएंगे। जीता हुआ मैच जितवाना कोई हफीज़ से सीखे और ये फिर वापस चिपक जाता है टीम के साथ। अच्छा, एक मैच के फिर 10 साल निकालते हैं ये। बस यही है। तो आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं और KUJ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं वाजिद साहब, तो आप बताइएगा नजम सेठी साहब को आपका क्या मशवरा है? वो सहाफ़ी हैं, बोर्ड से जुड़ गए, क्या उनको ये ज़ेब देती है ये चीज़ें? सहाफ़ी होना और बोर्ड से जुड़ना तो खैर इशू नहीं है, इससे पहले रिटायर्ड जजेस भी क्या नाम है सरबराह बने हैं। वो किसी क्रिकेटर को होना चाहिए, चाहे वो बोर्ड का सरबराह हो, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी का सरबराह हो, चाहे वो टीम का मैनेजर हो। मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी के बारे में ज़्यादा बेहतर समझता है। लेकिन चूँकि जब तक ये हुकूमत है, जब तक नजम सेठी नहीं जाएंगे, जब ये हुकूमत जाएगी तो उनका भी बोरिया बिस्तर गोल होगा। अच्छा, तो हुकूमत ने नजम सेठी साहब की बिल्कुल, ये वही आदमी इन पे इमरान खान कहता था कि इन्होंने पंजाब में 35 पंक्चर किए हैं। ज़ाती पसंद और नापसंद की बात आ जाती है। नहीं, यहाँ मैं थोड़ा वाजिद भाई की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, यूँ कि PCB चेयरमैन टीम से निकला हुआ या आपका कोई फॉर्मर प्लेयर होना चाहिए, दैट्स इट। बस बिल्कुल, कोई सहाफ़ी या किसी और बाहर की फील्ड का कोई काम नहीं। मैंने कहा था कि इससे पहले इन्होंने इसकी बात की है कि जस्टिस भी रहे हैं, सिर्फ सहाफ़ी होने पे आप यकीन ना करें, लेकिन होना खिलाड़ी चाहिए। वाजिद भाई भी इस बात से मुत्तफिक है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अभी पहले सेगमेंट में तो हमने बात की कि PCB पे, नजम सेठी पे और पाकिस्तान टीम की शानदार फतह पे। इसके बाद जो हमारे पड़ोसी मुल्क में सफ़े मातम बिछा हुआ है, उधर क्या हाल है और उधर अभी कितना सन्नाटा है। 7 दिन पहले उधर शायद चांद नज़र आ गया था चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने का, तो उन्होंने साड़ियाँ भी ख़रीद ली थी, ढोल भी ख़रीद लिए थे और मिठाइयाँ और बंगड़े भी डाल रहे थे। हमें मशवरा दे रहे थे कि TV चैनल्स आप TV ख़रीद लें नए, और पुराने TV टूटने वाले हैं। फिर दुनिया ने देखा कि किन के TV टूटे हैं, और हम आपको ब्रेक से वापस आके भी दिखाएंगे कि किन के TV टूटे हैं। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वाजिद रज़ा इस्फहानी साहब और जमाल शफ़ी साहब। तो वाजिद भाई, अभी पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी जीत गया, तो पाकिस्तान टीम के अभी मुस्तकबिल में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, बोर्ड की, मैनेजमेंट की? क्या पाकिस्तान टीम को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, अभी आपके साथ अक्टूबर में सीरीज़ आ रही है ना, पहले अभी तो रेस्ट में काफ़ी लड़के लीग्स वगैरह खेलेंगे, और उसके बाद आपको एक टेस्ट टीम के कैप्टन का अनाउंस करना है। तो जिस तरह सरफराज ने वनडे में कप्तानी की है और अभी वेस्ट इंडीज़ में वनडे और T20 सीरीज़ जीती है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप टेस्ट में भी इसको कप्तान मुकर्रर करते हैं तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा होगा, और मिसबा के बाद एक अच्छा कप्तान साबित हो सकता है। कायदाना सलाहियतें हैं, ख़ुद बहुत अच्छा खेलता है, जाना इसका मिजाज है। अगर सरफराज को कप्तान रखते हैं टेस्ट में भी तो तीनों टीमों का कप्तान एक हो जाएगा। अब आपके वनडे की टीम तो बहुत अच्छी बन चुकी है, और क्या नाम है T20 की भी टीम अच्छी है। इसमें कुछ लड़के आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट में आपको ज़ाहिर है आपके पास यूनुस निकल गया है और मिसबा निकल गया है, तो आपने अब 2 लड़के कौन से लेके आने? ऐसे या तो अब यंगस्टर्स लेके आए, लेकिन चूंकि आपके पास अभी हफीज़ है, शुएब है, और शुएब तो खैर टेस्ट से रिटायर हो गया है, अभी भी आपको बैट्समैन चाहिए। तो पीछे एक फवाद आलम ऐसा एक लड़का है जो मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बैटिंग करता है, और उसके अलावा आपको मज़ीद एक आध लड़का और चाहिए। और जितने भी यंगस्टर्स अभी आए हैं, चाहे उसमें हारिस सोहेल हो, चाहे वो इमाद वसीम हो, चाहे वो बाबर आजम हो, तो वो टेस्ट टीम में जगह बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको टेस्ट पे तवज्जो देनी चाहिए, नए लड़के लेके आने चाहिए, और एक आध उसमें कुछ सीनियर रखें। जमाल भाई, फवाद आलम को क्यों नहीं चांस मिल रहा? देखिए, फवाद आलम के साथ तो बिल्कुल ज़्यादती हुई है तीनों फॉर्मेट में, स्पेशली वनडे और टेस्ट की हम बात करें तो 44+ एवरेज है। ODI में उसकी है तकरीबन 42, टेस्ट में उसकी 44 एवरेज है। तो ये एवरेज होने के बावजूद और बिल्कुल महदूद मैच खेले, और उसने बड़े क्रूशल मैचेस जिताए हैं आपने, सही है, वनडे के भी। बिल्कुल, श्रीलंका के खिलाफ जो आप मैच जीते थे लास्ट के 2 सिक्सेस एशिया कप में, आपको याद होगा। फिर उसने टेस्ट मैचेस में बड़ी लंबी पार्टनरशिप्स, बड़ी लंबी इनिंग्स खेली हुई हैं। श्रीलंका नहीं, शायद बांग्लादेश थी। और फिर आप ये देखें कि उसने बॉलिंग से, उसकी बॉलिंग की क्लास बिल्कुल जडेजा जैसी है, सही है, बहुत जल्दी वो बॉल करा के अपना ओवर मुकम्मल करता है। तो
फवाद आलम के साथ है। फिर दूसरी बात ये कि आपको ये चीज़ अब गिरा बांध लेनी चाहिए, स्पेशली ये ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद से, कि जो आपको टीम यहाँ तक लेकर आई है वो यंगस्टर्स लेकर आए। अब आपको जो अहमद शहजाद हैं, हफीज़ हैं, इन पे भी तलवार लटक रही है। इनको चाहिए कि परफॉर्म करना है तो आगे चलना है, वरना आप इनको हटाएं। पीछे लाइन लगी हुई है, देखें रोमान रईस को हमने फाइनल में नहीं खिलाया, बेस्ट परफॉर्मर रहा वो, सेमीफाइनल आपने खिलाया, मतलब एक लड़के को आप सेमीफाइनल खिलाते हैं, ये उसकी परफॉर्मेंस है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो यंगस्टर्स बैठे हुए हैं वो मतलब कितने वो जोश होगा उनमें खेलने का। नहीं यार हमने खेलना है। उसने कल क्या कहा, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ खुशी के मारे। तो वो इस दिल से खेलते हैं। अब आप उसको शादाब को देखें, एक कैच अगर अजहर अली से छूटा है तो उसने मुश्किल कैच पकड़ा है। बिल्कुल। और शादाब का कॉन्फिडेंस कैसा था जब युवराज सिंह को LBW किया था, क्या कॉन्फिडेंस था, क्या कहेंगे वाजिद भाई? नहीं, बहुत अच्छा था और बहुत खुशी हुई। देखिए नौजवान लड़के अगर इस तरह खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। जुनैद को देखिए आपने बाहर बैठा रखा, जुनैद ने यहाँ तक बयान दे दिया कि शायद मैं इंग्लैंड से क्रिकेट खेलूँ, मुल्क छोड़ के जा रहा था, मौका दिया। देखिए उसने 9 विकेट सीरीज़ में। फवाद की बात की, देखिए फवाद पसंद नापसंद का शिकार हो गया, वो मिसबा की गुड बुक में नहीं था। जब भी मिसबा कप्तान रहे वो नहीं खेला, और अब शायद मिसबा नहीं है। अच्छा, मिसबा उल हक भी नापसंद खिलाते थे। हर कप्तान हमारा खिलाता है, तो वो मिसबा की गुड बुक में नहीं था, इसलिए वो नहीं खेला। अब मिसबा नहीं है तो शायद अब उनको मौका मिल जाए। और पाकिस्तान की तारीख का फवाद आलम वाहिद बैट्समैन है जिसका सबसे बेहतरीन फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड एवरेज है। फर्स्ट क्लास एवरेज जितना ज़्यादा फवाद का है, हनीफ मोहम्मद का भी नहीं था, इंजमाम का भी नहीं है, ना मियारत का था, ना यूनुस का, ना मिसबा का, ना ज़हीर अब्बास का है। इतना बेहतरीन फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक रिकॉर्ड रखने के बावजूद भी वो बाहर रहा। ये जितने भी ट्रेनिंग कैंप लगे हैं पाकिस्तान की अब तक 2 साल में, सबसे बेहतरीन फील्डर फवाद आलम रहा है। सबसे बेहतरीन फिटनेस नंबर 1 इसकी रही है। फिटनेस अच्छी, फील्डिंग अच्छी, बॉलिंग अच्छी इसकी, यानी पार्ट टाइम बॉलर बहुत अच्छा है, बैट्समैन अच्छा। 54 रन बताया उसका टेस्ट एवरेज है, फिर भी उससे बाहर आगा क्योंकि वो मिसबा की गुड बुक में नहीं। वाजिद भाई एक बात हम सुनने मिलते हैं, व्यूवर्स ने भी काफ़ी मैसेजेस भी किए थे, तो मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट भी हम उठाएं। कराची वालों को ज़्यादातर चांस नहीं मिलते, क्या इस बात से आप मुत्तफिक करते हैं? वो तासुबबाजी ये है या नहीं? नहीं, देखिए तासुब की बात तो खैर आप नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कराची वालों के साथ, तो अब ये बात कराची वाले कहते हैं कि जी हमारे साथ बिल्कुल उनका हक है। देखिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लाहौर से खिलाते हैं, एक टीम में 11 लड़के 11 के 11 लाहौर से खिलाएँ, कोई गम नहीं है। 11 के 11 टैलेंटेड हों, एक ही शहर से खेलें, चाहे वो 11 पेशावर के हों, चाहे वो 11 गुजरांवाला के हों, चाहे वो 11 हैदराबाद के हों, चाहे वो 11, लेकिन खेलें और सारे टैलेंटेड हों। लेकिन अगर आप 11 में से 9 खिलाड़ी बड़े सूबे के खिलाएंगे और उन 9 में से 5 या 6 चलने वाले होंगे या 4 चलने वाले होंगे, 5 सिफारशी होंगे, तो फिर आवाज़ें उठती हैं कि यार आपने इस विकेट कीपर को खिला दिया है, इस सूबे का, इस शहर का विकेट कीपर परफॉर्म कर रहा है, आप उसको जगह नहीं दे रहे। तो फिर इस तरह की आवाज़ें बुलंद होती हैं, और एक नहीं कई बार आप इस तरह की बातें करेंगे, मौके देंगे, तो फिर लोग कहते हैं कि कराची को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मियारत के साथ जो ज़्यादती हुई उसके कैरियर में, फिर उसके भांजे फैसल इकबाल के साथ जो ज़्यादती हुई, और 36 खिलाड़ी ऐसे पड़े हैं, चाहे वो कासिम उमर हो, चाहे कोई भी हो, तो फिर वो बात बन जाती है। तो ये ज़्यादतियाँ कौन करता है? बोर्ड भी चेंज होता रहता है, हुकूमतें भी चेंज होती रहती हैं, लेकिन कराची वालों के लिए एक ही पॉलिसी रहती है। जी जमाल भाई। देखिए मैं ये वाजिद भाई की बात पे एक चीज़ और वो इजाफा करूँगा, शायद हो सकता है कि मैं इख्तलाफ भी करूँ एक बात से, कि आप वाजिद भाई ने कहा ना कि यार आप 11 के 11 भी अगर एक सूबे से खिला लो, इवन एक शहर से भी खिला लो, लाहौर की एग्जांपल दी, तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। आप देखें इंडिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, उन्होंने हर स्टेट से, इंडिया ने अपने तकरीबन 22 स्टेट का लड़का खिलाया हुआ, स्क्वाड में 16 लड़के वो 22 स्टेट्स के निकले हुए बेस्ट लड़के होते हैं, उसमें से भी वो पाइपलाइन में पीछे बैठे होते हैं। तो आप अगर एक शहर से खिलाएं, क्या नहीं है आपके पास टैलेंट? क्या ज़रूरी है कि सिर्फ लाहौर में? आप मर्दान के लड़के देख लें, आपका ओपनर देख लें, आप जुनैद खान देख लें, 1 मिनट आप और आ जाएँ, शर्जील को आप देख लें, कराची के लड़के देख लें, आप निकालेंगे, टैलेंट हंट करेंगे, निकलेंगे लड़के। पाकिस्तान भरा पड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आप, तो आवाज़ें ये उठेंगी। अगर आप एक ही शहर से, एक ही सूबे से आप लड़के खिला लेंगे, तो आप ना चाहते हुए भी कुछ भी कर लें, वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देकर भी ये टाइटल जिताते रहें, ऊपर आते रहें, टॉप 3 पे भी टीम रखें, फिर भी आप यकीन करेंगे आवाज़ें उठती रहेंगी, कभी नहीं बैठेंगी। आप बैलेंस होकर चलें। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप कहते हैं ना कि जी बड़े सूबे के आप खिला लें, अगर वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता रहे हैं ना, जबरदस्त बात है कि कराची वालों को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो हार ही जा रहे हैं और आप एक ही सूबे को खिलाए जा रहे हैं, तो फिर एतराज़ होगा। और जो कराची वालों का मौक़िफ़ है बेसिकली वो यही है जो वाजिद भाई ने बात की, कि आप पूरी टीम पंजाब की खिला लें, पूरी टीम आप KP की खिला लें, पूरी टीम आप बलोचिस्तान की
खिला ले, हम आगे बढ़ के आपको गले लगाएंगे। आपने मुल्क का नाम रोशन किया, कराची वाले पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, कराची वाले खुश, कराची वालों का मुल्क है। जितने पंजाब के लोग मोहब्बत करते हैं उतने ही कराची वाले उससे बढ़ के, कल जैसा सरफराज का इस्तकबाल किया है कराची वालों ने, वो उन्होंने साबित किया है कि कितनी कराची वाले जो है क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और कितने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। नहीं, आपका सवाल क्या था? उसके मेरा सवाल ये था, आपका सवाल ये था कि सिर्फ आपने कराची नहीं कहा, आपने कहा कि और शहरों से ये आवाज़ें उठने लग जाती हैं। मैं कराची को डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने मर्दान की भी बात की, मैंने पेशावर की भी बात की, मैंने कोयटा की भी बात की, मैंने हैदराबाद के शर्जील की भी बात की। मैं कराची डिफेंड करने नहीं बैठा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हर जगह से लड़के आप लें, अगर एक ही शहर के आप लड़के खिलाएंगे तो आप चाहे सीरीज या टूर्नामेंट जीतते भी रहेंगे तो ये आवाज़ें उठती रहेंगी। सर आप टूर्नामेंट और सीरीज जीत ही नहीं सकते एक शहर से आप खिला के, ये बात कि आप टूर्नामेंट और सीरीज में एक टीम के आप लाहौर के अगर खिला लें अकेले तो आप वो सीरीज जीत ही नहीं सकते। आप देख लें फखर टैलेंट है, आप एक टीम कराची, लेकिन आप ये बात लिख लें कि कराची में इतना टैलेंट मौजूद है कि आप एक टीम अगर खिला लें कराची की तो वो आपको टूर्नामेंट जीत के दे सकती है। इतनी अहलियत कराची वालों में है और वो 10 साल पाकिस्तान से आगे चलते हैं। कराची तो ये कि कराची के जो ओहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने आप को कराची का नुमाइंदा कहने वाले सियासी जमात के लोग हर बात पे क्रिकेट बोर्ड नहीं, सियासी जमात हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड में हो, चाहे वो आला ओहदों पे हो, लेकिन कराची के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते। अपने मफाद के लिए आवाज़ उठाएंगे लेकिन के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। वो ओहदा भी उस पे लेते हैं कि हम कराची से हैं तो कराची की एक सीट होती है वो हमें दे दें, बस जो आप बोलेंगे वही होगा, होता भी उस पर लेते हैं। तो चलें, ये तो डिस्कशन हमारी चली गई थी, इस पर ये भी होना चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम जाएंगे ज़रा थोड़ा जश्न भी मनाना चाहिए, पाकिस्तान टीम जीता है और जो जश्न भारतीय मीडिया के रोने में है वो शायद ही किसी में हो, और भारतीय अवाम जब रोती है और उनका जो रिएक्शन आता है तो वो जश्न उसका अपना ही मज़ा होता है। तो 2019 के वर्ल्ड कप में अब पाकिस्तान को 2019 के वर्ल्ड कप के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए? मैं देखिए इस वर्ल्ड कप, इस मैच टूर्नामेंट में भी बहुत सारी खामियां हुई हैं हमसे, चाहे वो बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, चाहे फील्डिंग में हो। उन खामियों को बेहतर करें और टारगेट तो जितनी भी टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी सबकी ये कोशिश होगी कि हम वर्ल्ड कप जीतें, लेकिन जिसका दिन होता है वही जीतेगा। लेकिन आप बेहतरीन टीम लेके जाएंगे जब भी आप जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया हारा 96 का वर्ल्ड कप फाइनल, उसके बाद उसने अपनी टीम को ऐसा किया कि 99 और 2003 का वर्ल्ड कप जीता, बल्कि वो लगातार 15 टेस्ट, लगातार 27 वनडे, लगातार 6 टूर्नामेंट जीतता चला गया। अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, आप अपने आप को इतना मजबूत करें कि आप जीतते रहें। आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम इतना मजबूत कर लेगी, ये नौजवान खिलाड़ियों को चांस मिलेगा 2019 तक पाकिस्तान की एक मजबूत टीम नज़र आ रही है आपको? मेरा ख्याल है इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल परसों दे दी है। और दूसरी बात ये कि अब एक तरफ फैसला कर लेना चाहिए, जो बाबे खेल रहे हैं हफीज़ और मलिक की शक्ल में, आप इनसे फैसला कर लें आप कि यार या तो आपको वापस टॉप 3 पे आना है या वापस 8वें 9वें नंबर पर रहना है, तो इन सबको आप बुला लें और खेलते रहें। ये लड़के, नए लड़के खेल रहे हैं, देखिए स्ट्रक्चर सही करें, PSL को इसी तरह जाने दें और नए लड़के निकलेंगे। अपना डोमेस्टिक, जो वाजिद भाई ने कहा कि आप डोमेस्टिक पे काम नहीं करेंगे आप आगे जा ही नहीं सकते। आप इस तरीके से तो सीरीज़ जीत जाएंगे दुआओं से और बहुत अच्छी नए लड़कों की मेहनत से, लेकिन ये स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप फिर एक सीरीज़ जीत जाएंगे, फिर अचानक से 2-3 सीरीज़ आप बैठ जाएंगे, फिर एक आध सीरीज़ कोई जीत जाएंगे, चलता रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म चलने हैं, ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल दिए तो वो स्ट्रक्चर और डोमेस्टिक पे चलने वाले लोग हैं। अब देखिए, आप ज़रूरी नहीं कि आप सुपर लीग से जो भी लड़का लेके आएंगे वो आतिफ फ़खर ज़मान की तरह छा जाएगा, हसन अली की तरह छा जाएगा। आप मज़ीद 10 लड़के ले आएंगे, 5 बहुत अच्छा परफॉर्म करके टीम में आ जाएंगे, 5 बेचारे खराब खेल के पीछे रह जाएंगे। हाँ, तो इशू नहीं है, लेकिन आप नए लड़के लेके तो आए ना। आप 19-20 साल का लड़के लेके आएंगे, वो 10 साल बाद जाके बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा, तजुर्बा हासिल कर लेगा। इसी तरह धवन और कोहली की तरह होगा। देखिए, जब बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिला तो बांग्लादेश ने क्या किया कि अपने तमाम सीनियर्स को हटा दिया और 18, 17, 19 साल के लड़के लेके आए। उसका नतीजा निकला कि जो पहले 100 वनडे उन्होंने खेले अभी 4 महीने पहले, उसमें से वो 75 वनडे हार गए। पहले जो उन्होंने 50 टेस्ट खेले उसमें से वो 28 हारे टेस्ट, 10 टेस्ट ड्रॉ में, 3-4 टेस्ट जीते हैं। क्या वो यंगस्टर्स के चक्कर में सारे लड़के? लेकिन इनकी टीम में जो 5 लड़के भी शामिल हैं, चाहे वो मुशरफी मुर्तज़ा हो, चाहे वो महमूदुल्लाह हो, चाहे वो मुशफिकुर रहीम उनका विकेट कीपर हो, चाहे वो तमीम अल्लाह हो, चाहे वो मुस्तफिजुर रहमान हो, चाहे महमूदुल्लाह हो, ये 4-5 लड़के ऐसे हैं, 4-5 लड़के जो 10 साल से टीम में शामिल हैं। यंगस्टर थे, 17-18 साल की उम्र में हैं, अब जाके ऐसे की प्लेयर्स हो गए हैं कि बांग्लादेश के सारे रिकॉर्ड इनके पास हैं। तो हम भी ये करें कि 18, 19, 20, 21 साल के लड़के लेके आएँ जो 2-3 साल के बाद जम जाएँ, और जब 2019 का वर्ल्ड कप हो वो हर मुल्क के ख़िलाफ़ खेल चुके हों, हर मुल्क के बॉलर को आजमा चुके हों और उनके लिए वर्ल्ड कप मुश्किल ना हो।
जिस तरह अभी तो किस्मत थी कि नए नए लड़के थे, टूर्नामेंट चले गए, लाजमी नहीं कि अगली दफ़ा वर्ल्ड कप 92 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था। 92 के वर्ल्ड कप में मुश्ताक अहमद 89 से खेल रहा था, इंजमाम नया नया आया था, जाहिद फजल नया नया आया था श्रीलंका की सीरीज से या शारजा के खिलाफ टूर्नामेंट में उसने जाहिद फजल ने 98 बनाए थे, आमिर सोहेल नया था, इससे लड़के थे, वो चारों लड़के क्लिक कर गए, पाकिस्तान टूर्नामेंट जीत गया। लेकिन लाजमी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। उस वक्त इमरान खान कप्तान था, इस बार सरफराज है, हो सकता है 2019 में कुछ और हालात हों, तो आपको नए लड़कों को लाना चाहिए, 2 साल उनको खिलाना चाहिए, फिर उनको वर्ल्ड कप दें। सरफराज की कप्तानी में इमरान खान की झलक दिखी आपको? देखिए सरफराज का स्टाइल अपना अलग है, इमरान खान का अपना अलग है। देखिए इमरान खान तो उस वक्त भी फरावानी से खिलाड़ी को कोसता था ग्राउंड्स में, और ज़ाहिर वो तजुर्बेकार आदमी था, सीनियर था। सरफराज से भी जुमले निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरफराज जो है फिर भी तहम्मुल से काम करता है, और कप्तान को होना ही गुस्सा वाला चाहिए। फास्ट बॉलर वही कामयाब होगा जिसमें, मैं फास्ट बॉलर की मिसाल दे रहा हूं आपको, जिसमें गुस्सा होगा। जो फास्ट बॉलर गुस्सा नहीं करेगा, ठंडा होगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। देख लें हसन अली हो, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे मोहम्मद आमिर हो, जब तक वो अपना गुस्सा नहीं दिखाएंगे, खिलाड़ी को डराएंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, धमकाएंगे नहीं, जब वो उसी पे ही विकेट निकलती है। बिल्कुल, जब अजहर अली का कैच ड्रॉप हुआ था तो वो गुस्सा देख सकते थे। धोनी तो मशहूर है कैप्टन कूल के नाम से। जी कैप्टन कूल, मैं बता दूं ये हर किसी की अपनी मेंटालिटी है। देखिए उनकी टीम अच्छी थी, उनकी टीम अच्छी खेली। कल के मैच पे अगर हम परसों के मैच फाइनल पे बात करें तो धोनी और विराट कोहली में मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लग रही थी। धोनी वैसे नजर नहीं आ रहे थे, विराट कोहली कुछ पूछ रहे थे, विराट कोहली कैसी कैप्टेंसी कर रहे थे, वो बिल्कुल बाउंड्री पे जाके खड़े हो गए थे। बाउंड्री पे फिर उनको जब तंजिया जुमले सुनने पड़े, जो आप लोगों ने भी सुने होंगे, फिर वो वापस आए। बहुत बुरा दिन था इंडिया के लिए उस दिन ना, बहुत बुरा दिन था, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी नहीं चला। बस सवाई पांड्या की 5-6 छक्के के अलावा, तो इसमें कोहली क्या, मेरे ख्याल में धोनी भी कप्तान होता शायद ये रिजल्ट होता। अच्छा, तो अभी हम जाएं, जैसा कि हमने बात की थी कि जो मज़ा इंडिया की हार में है वो कहीं भी नहीं है, और जो भारतीय मीडिया जैसा कि रोता है, जिस तरह से भारतीय मीडिया अपनी शिकस्त के बाद, क्योंकि वो तो 8-10 दिन पहले हमसे जीत चुके थे और वो तो जश्न मना रहे थे और ट्रॉफ़ी लेने कुछ एयरपोर्ट भी पहुंच गए थे, लेकिन उनको नहीं पता लगा कि वो इस बार तो था कि बड़े पाकिस्तान सोशल मीडिया पाकिस्तानी अवाम को सलाम है, जिन्होंने 6-7 दिन पहले बड़े सब्र व तहम्मुल से काम लिया, मुजाहरा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, ना कोई इतनी नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किए, लेकिन हर चीज़ वो बात है कि वक्त आया और पाकिस्तान टीम ने अपनी कामयाबी से उनके मुंह बंद कर दिए, और फिर पाकिस्तान ने नहीं, दुनिया ने इंडिया को जलील किया। और वो कैसे किया, अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तान टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन। जी नाजरीन, वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारतीय मीडिया की, कि भारतीय मीडिया खुद को शायद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फातेह समझ रहा था, लेकिन सरफराज 11 ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई। पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से भारत को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। सब ने देखा कि जो टीम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हमारे लिए पाकिस्तान टीम वन साइडेड है, कोहली की स्टेटमेंट थी कि हमें मैच का मज़ा तब आएगा जब हमारा मुकाबला इंग्लैंड से हो, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनको वन साइडेड मैच हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो नाज़रीन, आपने ओवर कॉन्फिडेंस की मिसालें तो सुनी होंगी और आपने देखा होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस का क्या नतीजा होता है। एक वीडियो हमारे पास भी है, वो आपको हम दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया किस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था और क्या कह रहे थे। जब पाकिस्तान टीम ने टारगेट दिया 338 रन का, तो भारतीय मीडिया की उस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस की इंतहा नहीं थी। आइए देखते हैं वो क्लिप, आप भी इंजॉय करें, हम भी उसको फनी वे में इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अहम बात जो हम कह रहे हैं वो यही है कि अगर कोई टीम है जो 300 से ऊपर का लक्ष्य चेस कर सकती है, वो है टीम इंडिया। गौतम, क्या कहेंगे आप? तो जी वाजिद भाई, ओवर कॉन्फिडेंस की भी इंतहा हो गई। देखा किस तरह से इतने ओवर कॉन्फिडेंस हुए थे और क्या नतीजा निकला। देखिए जिस तरह से वो जीतते आ रहे थे तो उनको तो ऐसे ही करना था, लेकिन उनकी भी तसव्वुर में नहीं था और हमारे भी शायद तसव्वुर में नहीं था कि इतना बुरा हम इंडिया को शिकस्त देंगे। और कुछ ही फतवात ऐसी हैं पाकिस्तान की तारीख की जो हमने इंडिया को हराया और हम बड़े यादगार हैं। चाहे वो 52 की पहली सीरीज़ का लखनऊ टेस्ट है जो पाकिस्तान ने जीता, बेंगलोर टेस्ट है जो इमरान खान की कप्तानी में हमने इंडिया को इंडिया में हमारा पहली बार सीरीज़, जावेद मियादाद का छक्का 86 का 18 अप्रैल
वो ऑस्ट्रेलिया एशिया कप का फाइनल, शायद आफरीदी के 2 छक्के वाला टूर्नामेंट जो फाइनल, हाँ वो फाइनल नहीं था, वो लीग मैच था, आखिरी राउंड मैच था, वो हम जीते। फिर उसके बाद क्या नाम है ये चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल, और 25 अक्टूबर 1991 में वो इस टूर्नामेंट का फाइनल विल्स ट्रॉफी का, जिसमें आखिर जावेद ने 7 विकेटें ली। ये 5-6 मैच ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि इंडिया कभी नहीं भूलेगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा 86 का ऑस्ट्रेलिया एशिया कप का फाइनल, जिसमें हम याद ने छक्का मारा था चेतन शर्मा को, उसके ऊपर भी हम आपको सुनाएंगे एक क्लिप, बड़ा मज़ेदार। जमाल भाई आप क्या कमेंट करेंगे? भाई मैं ये कमेंट करूँगा कि वाकई में यादगार जो है वो इनको याद रहेगा ज़िंदगी भर, ये तकरीबन 10-15 साल तो याद रहेगा। और दूसरी बात ये है कि वाकई में गीदड़ अगर कोई शेर की खाल पहन लेना तो वो शेर नहीं बन जाता। इन्होंने गीदड़ भपकियाँ मारी थी, बिल्कुल अपने आप को शेर 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 समझ रहे थे कि हम जो है फादर, हम दादा, तो बांग्लादेश तो ये तो पाकिस्तान। यार आप क्रिकेट खेलने आए हो, खेलो, क्रिटिसाइज़ करते हो। वो इनका वहीं से ही बेड़ा गर्क शुरू हो गया था जब सहवाग साहब जो श्रीलंका पाकिस्तान का मैच था, ये वहाँ से बोलना इन्होंने स्टार्ट लिया था। फिर ये एक हल्की सी फिर ये श्रीलंका पे आए, श्रीलंका जली हुई वो माचिस है जिसमें आग ही ख़त्म हो गई। जब आप इस किस्म की बातें करोगे, आपके सीनियर्स दिए हैं, तो वो जो प्लेयर थे ना, उनको तो आपने पीठ थपथपाई हुई है कि हम इधर बैठे हुए ये कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। और फिर वाकई में वो टीम परफॉर्म कर रही थी। अब आप आ गए फाइनल में। अब जब ये सारी चीज़ें होती हुई फाइनल में आएंगी तो वो ये ओवर कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से ये एकदम ऐसा हुआ कि बस वो रेत की दीवार नहीं होती, आमिर का एक स्पेल सब ख़त्म। तो जमाल भाई आपकी जैसे आपने बात की कि यादगार लम्हा इनको याद रहेगा, और ये बात आप नहीं कर रहे, ये भी हम आपको सुनवाएंगे कि ये बात भी इंडिया मीडिया कर रहा है, और इंडिया मीडिया पे बैठ के वो शख्स कर रहा है जो 1996 में सेमीफाइनल में वाजिद भाई ने बात की थी। वाजिद भाई आप बताएं ज़रा क्या हुआ था 1996 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स कलकत्ता में खेला गया, जो अब कोलकाता कहलाता है। और श्रीलंका ने बहुत अच्छा टारगेट दिया था, लेकिन इंडिया चेस करते हुए उसकी विकेटें गिर गई, 8 विकेटें गिर गई थी, 128 या ऐसे कुछ रन था। और चूँकि इनकी आदत थी रोने पीटने की इंडियंस की, आपको पता है, तो उन्होंने स्टेडियम में आग लगा दी थी, पथराव शुरू कर दिया था। तो उस वक्त मैच रेफरी मेरे ख्याल में क्लाइव राइट थे, उन्होंने मैच रोका और श्रीलंका को फातेह करार दिया। तो जिस तरह पुलिस की सिक्योरिटी में जब खिलाड़ियों को वापस लेके जा रहे थे जो उनके बैट्समैन थे, उसमें एक विनोद कामली भी थे, वो रोते हुए जा रहे थे, उनकी तस्वीरें पूरी दुनिया के अखबारात में छाई हुई। और बहुत उसके बाद उन पर 1996 के बाद मुझे लगता है कि शायद विनोद कामले परसों रोए होंगे, और वो क्या कह रहे थे रोते हुए वो दिखाते हैं, आप भी देखें हम भी देखते हैं। और ये फ़नी क्लिप्स हैं, ये फ़नी क्लिप्स आप देखें और एंजॉय करें। बहुत बुरी हार, बहुत बुरी हार विनोद, ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी। हजम नहीं होगा, मुझे भी बहुत दुख हुआ, और जिससे सब जने बताया कि क्या क्या गलतियां हुई है, लेकिन बहुत दुख हुआ। और ये हार हमें बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, और पाकिस्तान ये हमेशा हमें याद दिलाते रहेगा। जी वाजिद भाई, यादगार रहेगा हमें भी विनोद कामले की वर्डिंग, क्या कहेंगे? बिल्कुल यादगार रहेगा, ये तो कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप से एक क्लिप चलाते थे ये लोग, मौका का, मैं समझता हूँ कि अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है इस शिकस्त के बाद कि आइंदा ये कोई मौका। अच्छा जमाल भाई, अब तो मौका हम चलाया करेंगे। मैं चाहूंगा कि मिलके जरा आप थोड़ा सा मौका गुनगुना के। नहीं, आपको पहले एक बात बताऊं, जो जिसने ये मौका गाया था वाजिद भाई, उन्होंने कल चेंज कर दिया गाना ही बदल दिया है। आपने वो देखोगा, मैंने देखा आया था एक शो में, वो क्लिप भी हम दिखाते हैं। वो क्लिप पहले देख लेते हैं कि मौके का नया गाना क्या है, नया गाना क्या रिलीज हुआ है, फिर आगे बात करते हैं। आज मौका की जगह अभी हम बात कर रहे थे कि ये तो धोखा हो गया, तो कुछ और सुर निकलेंगे आपके अंदर से आज? जी जरूर। आज पाकिस्तान को मिल गया मौका, और ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया हमारा इंडिया, उसे मिल गया धोखा। तो जी नाजरीन, आपने देखा कि मौके का नया गाना जो रिलीज़ हुआ है उसका आपको हमने सुनवाया। जी जमाल भाई, तो बस अब मौका आया था, वो चला गया। अब बस जो चला गया वो चला गया। तो अब मौका तो अब ये मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर अब ये कम से कम 5 साल तक तो ये अपने ड्रामे बंद कर देंगे। अच्छा, इस किस्म के कि जो एक बार आप जीत गए ना, 2 बार जीत गए आप इस तरह। चलें, आपने बात की 5 साल की,
तो उस पर भी हम एक क्लिप दिखाते हैं आपको। अच्छा। आज हमने क्लिप्स की भरमार लगा दी है और आज हमने इंडियन मीडिया को ही इंडियन मीडिया के क्लिप से ही जवाब दिया है। अभी हम एक क्लिप दिखाने जा रहे हैं आपको कि वाघा बॉर्डर पे मैच से एक दिन कबल परेड हुई थी पाकिस्तान इंडिया की जो होती है, उस पर एक सिंगर गाना गा रहे थे जो बड़ी बड़ी भड़के मार रहे थे कि हम पाकिस्तान टीम को जो है बड़ी उससे शिकस्त देंगे और पाकिस्तान टीम जो है टीवी तैयार कर ले, पुराने टीवी जो है वो तोड़ने के लिए और नए टीवी लेने के लिए। तो आइए देखते हैं पहले वो गाने में क्या गा रहे थे और क्या कह रहे थे, उसके बाद देखते हैं कि रिएक्शन क्या था हार के बाद। सरफराज रोना नहीं इंडिया से हार के, इंडिया से हार के। सरफराज तू तो हारा, तेरा कौन सहारा। आँख ना दिखाना कभी, आँख ना दिखाना। सरफराज सरफराज रोना नहीं। मैं पाकिस्तान के लोगों से कहूंगा कि वो जल्दी जल्दी नए टेलीविजन खरीद लें, क्योंकि उनके घर के पुराने टेलीविजन कल टूटने वाले हैं। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक कॉमेडियन जो थे सिंगर बनने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और वो उन्होंने गाना तो नाकाम गाया ही, लेकिन उन्होंने जो गाया वो उन पे उल्टा रिएक्शन किया। तो ये आपने देखा कि इतना कॉन्फिडेंस गाना गा रहे थे, क्या बोलेंगे? देखिए, इस बार मैंने पहले कभी भी नहीं देखा कि इंडिया वाले शोर बहुत मचाते थे, हारने के बाद भी जब भी हारे कभी इतराफ़ नहीं करते थे, लेकिन इस बार मैंने देखा कि सब लोगों ने इतराफ़ किया, चाहे वो सहवाग हो, चाहे वो ऋषि कपूर हो, चाहे अभी ये कॉमेडियन शायद इनका नाम राजीव श्रीवास्तव है, सब ने इतराफ़ किया कि जी पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला और इंडिया बहुत बुरा खेला। अभिषेक हो या आप उनके मीडिया इंडस्ट्री के देख लें, आप फरहान अख्तर हों और ऋषि कपूर के ख़ुद बेटे ने भी काफ़ी मुबारकबाद दी है और सब ने ये गलती मानी है कि हमसे गलती हुई थी, हम टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए था हमें, और जो कि हमने नहीं किया। अब देखें, अब वो सेकंड उस पर ऑप्शन पे जाएंगे, कुछ भी करके ना कहीं से तरोड़ मरोड़ के ये उस पर जाएंगे कि जो गलती हुई, हालांकि उस दिन था इनका दिन नहीं था। बिल्कुल सही, आप कुछ भी कर लें। विराट कोहली ने खुद एडमिट किया तीनों डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने आउट क्लास की है, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, और अपना उसने तीनों डिपार्टमेंट बोला है कि हम। विराट कोहली की स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान टीम के दिन पर दुनिया की कोई भी टीम पाकिस्तान टीम को नहीं हरा सकती। उसने ये बोला है कि पाकिस्तान के पास वो टैलेंट है कि जो मतलब कभी भी किसी वक्त भी आउट क्लास कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये पता है वाजिद भाई, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि पंजाब के शहर के बिल्कुल बराबर में हमारा बॉर्डर लगता है, लेकिन आप कैसे बॉलर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं अचानक से? हाँ, ये सुना था मैंने। उसका एक वजह ये भी है कि देखें, बहुत पहले ये बात आई थी कि ये वाली बात कि पाकिस्तान, हालांकि एक ही खित्ता है ना, पाकिस्तान बड़ा दूर नहीं है, यहाँ से फास्ट बॉलर की सरजमीन शुरू होती है, यहाँ पे फास्ट बॉलर्स नहीं होते। उसकी एक वजह जो मैंने सुनी है खिलाड़ियों से कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ज़रा, जो हमारा मुल्क है वो गोश्तखोर है, बिल्कुल, और फास्ट बॉलिंग्स के लिए लाजमी कि आप गोश्त इतना खाएंगे, वो जो फास्ट बॉलिंग का जो और बीफ वाला है ना, तो वो बढ़ता है, वहाँ गोश्त खाते नहीं है वो लोग, है ना, वो क्या नाम है, शाकाहारी हैं, हाँ शाकाहारी हैं वो। तो जो गोश्त खाने से और जो ताकत, वो स्पीड, वो गुस्सा, वो सारी चीज़ें वो एक बॉलर की ज़रूरत होती है। गोश्त खाएं और उनको मार दिया जाए। नहीं, ये मैंने सुना है, यकीनन इसमें तो सीधा मरने के मशवरे दे रहे हैं कि अगर वो गोश्त खाएं, एक तो हार का गुस्सा है, इंतहा पसंद तंजीमें इंडिया में इतनी हैं, और वो गोश्त खा लें और पता लग जाए कि इन्होंने विकेटें गोश्त खाने से लिए हैं, तो फिर आपको पता है कि उनका क्या हाल होगा। अभी दिखाते हैं ये कॉमेडियन जो गाना गा रहे थे, जब मैच हारे तो तब इनका क्या रिएक्शन था। हंसी कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मासूमाना अंदाज में जो बातें की वो वाकई ही फनी क्लिप्स हैं। इंडियन टीम ने जो नाक कटाई है, सबके मूड का सत्यानाश कर दिया। इतना अच्छा खेलते हुए जा रहे थे, 125 करोड़ लोग बड़ी उम्मीद से, आज से विराट कोहली और पूरी टीम को देख रहे थे। कितने लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे। हम सब लोग अपना काम धंधा छोड़ के टीवी के आगे चिपके हुए थे। मजदूर लोग, सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, साइकिल पंचर वाले, दुकानें बंद करके कहीं किसी की दुकान में देख रहे हैं, किसी के घर में झांक के देख रहे हैं। सब इतने निराश, इतने डिसअपॉइंट हुए। कितने लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया। ऐसे में कौन खाना खाएगा?
एक हमारे पड़ोस में संडे को भी उसकी ड्यूटी थी, अच्छा बॉस से लड़ गया कि नहीं मुझे छुट्टी चाहिए, बॉस ने छुट्टी नहीं दी। उसने कहा नहीं मैं इंडिया का मैच देखूंगा चाहे नौकरी चली जाए, मैं इंडिया को चीयर करूंगा, इंडिया को जीतते हुए देखना चाहता हूं। लोग जज्बात जुड़े हुए थे, भावनाएं जुड़ी हुई थी। लोग 5 साल पीछे चले गए, 5 साल तक ये लोग सुनाएंगे हमें। जावेद मियांदाद का छक्का जब मैं छोटा था तब सुना था, आज तक उसके ताने सुनने पड़ते हैं। जो जीता है वो बधाई का हकदार है। पाकिस्तान अच्छा खेला, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सैल्यूट। तो वाजिद भाई आपने देखा कि इनको अभी तक जैसे जमाल भाई बात कर रहे थे कि जावेद मियांदाद का छक्का, आप भी बोल रहे थे, इन्होंने एडमिट किया कि जब मैं छोटा सा था तो तब से हमें मिल रहा था कि अब वाजिद जावेद मियांदाद का छक्का और अभी पाकिस्तान की ये जीत, परसों हमें ताने देंगे। किस किस्म की बातें। देखिए वो मियांदाद का छक्का इसलिए अहम था कि सर एक सेकंड, तबसरे से पहले आपने उसकी शक्ल देखी? बहुत सारा, एक तो उस बेचारे का मेकअप भी नहीं हुआ था और शायद मेकअप रूम में बैठा हुआ था बगैर मेकअप के। बिल्कुल रो रहा था। मैं शक्ल से मुराद ये कह रहा हूँ कि नहीं माज़अल्लाह शक्ल को मैं नहीं कह रहा, आपने ये देखा कि वो रो रहा था। ज़ाहिर है बहुत। देखिए एक तो होता है मुकाबला करके हारना ना, तो जिस तरह हम भी कहते हैं कि अपनी टीम से कि जब हारे तो मुकाबला करके हारे, तो बिल्कुल मुकाबले नहीं किया इंडिया पैर ने, हाथ पैर छोड़ दिए बिल्कुल वन साइडेड। तो उनको तवक्को नहीं थी कि इंडियन टीम इस तरह भी हार सकती है। उनको हारने पे तो होगा, लेकिन जिस बुरी तरीके से वो हारी है, लेकिन जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए कि यार अभी जावेद मियांदाद का छक्का नहीं भूला था और एक और थी और यकीन मियांदाद का छक्का जो है वो कभी भी नहीं भूलेंगे वो। जी जमाल भाई। नहीं तो उसने इतना खुल के उसने बता दिया, तो अब तो कुछ नहीं रहा। वो अभी तक जावेद मियांदाद का छक्का नहीं भूले, तो अब मुझे लगता है सरफराज वाला ये जो है, ये जो हम कल परसों विक्ट्री हुई है, ये तो वो आइंदा 20-25 साल और मजीद एडवांस बुकिंग हो गई। अच्छा, तो हमने बात भी की थी कि जैसा कि इंडिया जो है अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारा, तो शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं इंडिया के, उस पर भी हमने एक क्लिप है, आइए देखते हैं वो क्लिप, सुनते हैं कि शायकीन क्रिकेट का क्या रद्द अमल था। मुझे लगता है कि जैसे पहले आउट हुआ उससे सबने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और सब हारते रहे। वैसे तो हमारा प्रदर्शन पूरे मैच में अच्छा था, इसलिए हम फाइनल्स में आए थे। हमें लगता है कि टीम इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और इसलिए हार गई। इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है, बस मैं यही कहना चाहूँगी और कुछ नहीं है। मैच को लेकर और आप कितने निराश हो गए हो? आशा बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इंडिया आज तक पाकिस्तान से नहीं आ रहा है, बहुत टाइम बाद ये मौका मिला है पाकिस्तान को इंडिया को हराने का, तो आशा तो बहुत ज़्यादा थी कि इंडिया जीतेगी, क्योंकि फाइनल अक्सर ऐसा कॉम्पिटिशन होता है जो अपना जो स्पोर्ट होता है, इंडिया ने हमेशा फाइनल में जीतता है। शायद इंडियंस ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट ओनली इंडियन प्लेयर्स, हम लोग सभी एज एन इंडियंस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी कि नहीं इस बार तो हमारे पास आ गई ये ट्रॉफी, हमारे पास आ गई ये ट्रॉफी। तो नाजरीन आपने देखा, ये जितने भी क्लिप्स हम आपको सुनवा रहे हैं ये इंडियन मीडिया के इसलिए हैं क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे जब देखते हैं तो वो समझते हैं कि शायद ये किसी और मीडिया चैनल के हैं। ये हरगिज़ किसी मीडिया चैनल के नहीं, ये इंडियन मीडिया चैनल से उठाने का हमारा मकसद ही इसलिए था कि उन्हीं के क्लिप से उन्हीं पे एक फ़नी क्लिप बनाई जाए तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त उठेगा। तो आपने देखा कि अभी शायकीन क्रिकेट क्या कह रहे थे कि हम जो हारे हैं, हमारी मीडिया ने हमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया था कि हम ट्रॉफ़ी जीत गए हैं, जैसा कि हम बोल रहे थे। अब वो उनके शायकीन क्रिकेट भी बोल रहे हैं। बहुत इंडिया में सही आपने शुरू में कहा कि सफ़े मातम बिछ गया है, और ज़ाहिर है उनके चैनल से बहुत रगड़ा है उनको और बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद किया उनके साबिक खिलाड़ियों ने, और माना कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है और ये शिकस्त उनको मुद्दत तो याद रहेगी। बिल्कुल जी जमाल भाई। मैं ये बोलता हूँ कि इंडियन मीडिया जो है ना हर जगह बड़ा ही नेगेटिव रोल प्ले करता है। उसको इतना पड़ता है ना अगर, तो वो इतनी चीखें मारता है। यही उसका अंजाम हुआ कल कि उसको मार पड़ी, हारे। अब उसने जो चीखें मारी ना, जो वो पहले से मारती हुई आ रही थी, इतनी सी विक्ट्री हो रही है तो वो आप ऐसे क्रिएट करें उसको। अपने विराट कोहली को उन्होंने वो पता नहीं क्या बना दिया, 1 मैन आर्मी, तो वो बाहुबली तलवार पकड़ी हुई उसने। तो जब आप इस चीज़ के आप ये बनाने लग जाएंगे कि वो जंग करने जा रहा है, पोस्टर बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स लगा दिए इंडिया, मुंबई वगैरह में, मुख्तलिफ शहरों में, कि ये पता नहीं किसी महाज पे गए, और वो उनका जो तर्ज है खबरें पढ़ने का, और जी विराट कोहली ने अभी स्टेटमेंट दी है मैच से पहले, तो यार जो आवाम बैठी हुई है वहाँ की, वो फिर पता नहीं क्या समझने लगती है। तो ये फिर फिल्मों में ही जीत सकते हैं बस, तो फिर ये फिल्मों में ही सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ फिल्मों में ही कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स भी ये फिल्मों में कर सकते हैं, घुस के मारने की प्रैक्टिस भी ये फिल्मों में कर सकते हैं। कल इनको बता दिया कि घुस के कैसे मारा जाता है, इनको हमने बता भी दिया। और अभी पाकिस्तान की फतह हो
और मकबूजा कश्मीर में जश्न ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में काफ़ी जश्न हुआ पाकिस्तान की जीत पर, और इंडियन मीडिया और दूसरे शायकीन सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि ये पुरानी वीडियोस हैं पाकिस्तानी, इनको हाईलाइट कर रहे हैं। वो भी हमने इंडियन मीडिया से ही, इंडियन मीडिया की रिपोर्ट उठाई। देखिए वो क्या कह रहे हैं मकबूजा कश्मीर के जश्न पर। और जैसा अंदेशा था वो भी हुआ। पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर के अलगाववादियों को जश्न मनाने का मौका मिल गया। श्रीनगर में देश विरोधियों ने न सिर्फ पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े, बल्कि हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी साथ दिया। तो नाजरीन, आपने देखा कि पाकिस्तान का दिल, पाकिस्तान की शेरक कश्मीर में किस तरह से जश्न मनाया गया और कितनी खुशी उन्होंने सेलिब्रेट की, जो इंडियन मीडिया को चुभ रही थी। और इंडियन मीडिया एक तो हार का गम उनसे देखा नहीं जा रहा था, और दूसरी कश्मीर में पाकिस्तान की फतह का जश्न उनके दिलों पर छुरियां चला दी थी। जी वाजिद भाई, क्या बोलेंगे कश्मीर के जश्न पर? मुझे तो आपस की बात है कि पाकिस्तान की फतह पर जश्न अगर कश्मीर में मनाया जाता है, मकबूजा कश्मीर में, जितनी खुशी मकबूजा कश्मीर की होती है ना कराची की होती है, ना लंदन की होती है, ना पाकिस्तान किसी हिस्से की होती है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं पाकिस्तान से, जितना हम करते हैं आज़ादी की कदर वो हमसे बेहतर जानते हैं। तो वो जिस हालात में रहते हैं, उनके गिर्द काबिज फ़ौज भी है, जुल्म तशद्दुद भी, लेकिन फिर भी वो जश्न मनाते हैं, पाकिस्तानी टीम का झंडा लहराते हैं, पाकिस्तान का तराना पढ़ते हैं, पाकिस्तान की किट पहन के खेलते हैं। तो उनके जज्बे को सलाम। बंदों को, जो नौजवानों को पाकिस्तान के झंडे के कफन में दफनाते हैं। हाँ, तो मैं तो सलूट करता हूँ उनको। और जश्न का जितना मज़ा मैं समझता हूँ वहाँ आना चाहिए, और वहाँ आता होगा, किसी हिस्से में नहीं आता। पूरी कौम मकबूजा कश्मीर के वासियों को सलाम पेश करती है कि जिस तरह से वो इंडियन फ़ौज के आगे डट कर मुकाबला करते हैं और काबिज फ़ौजों से मुकाबला करके जश्न मनाते हैं और पाकिस्तान का सब जलाली परचम लहराते हैं। इंशाअल्लाह उनकी ये जदोजहद ज़रूर लग जाएगी और पाकिस्तान ज़रूर कश्मीर को लेगा इंडिया से। जिस तरह हमने चैम्पियंस ट्रॉफी छीनी है इंडिया से, इसी तरह हम वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर भी छीनेंगे। जी जमाल भाई। बिल्कुल, कश्मीरियों का बहुत बड़ा ये है कि उन्होंने जिस तरफ से खुशी मनाई, और इतनी मतलब रुकावटों के बावजूद, आपको पता है कि हर जगह फ़ौज ही फ़ौज है वहाँ, बिल्कुल बंद ही है, तो उसके बावजूद उन्होंने इतनी खुशी मनाई। सिर्फ वजह ये भी है कि एक तो आप जीते हैं, खुशी तो ये भी होती है आप जीते, आप ऑस्ट्रेलिया को हरा देते, इंग्लैंड को हरा देते। बड़ी खुशी ये है कि आपने इंडिया को हराया, और उस इंडिया को हराया जिसने जो है वो शेर की खाल पहनी हुई है अंदर से, वो गीदड़ बेसिकली। और आपने देख लिया कल उसका अंजाम कि एक आमिर के स्पेल से सुनने में आया ये शेर की खाल भी इनको कोई शेर की खाल बोल के गधे की खाल पहना आ गया। तो अब आप ये क्योंकि कल लग रहा था कि गधे की खाल इनके ऊपर है, वो देख रही थी, वो शायद आपने भी देखा होगा खाल इनकी। वो फिर वो आमिर की बॉल इतनी पड़ी थी ना, वो रंग घिसता चला गया, हो सकता है अंदर से गधे की खाल निकल आई हो। लेकिन बात ये है कि वाकई में कश्मीरियों ने बहुत जोश खरोश से खुशियाँ मनाई। बहुत वाजिद भाई लास्ट कमेंट। बस दुआ करेंगे पाकिस्तानी टीम के लिए, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में खेली है इसी जोश जज्बे के साथ आइंदा भी खेले, अपनी खामियों पे नज़र रखें, और गलतियाँ होंगी और ज़रूरी नहीं कि आप सारे मैच जीतते चले जाएंगे, कुछ मैच हारेंगे भी, जो हारें उससे सीखें और मज़ीद टीम को बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये भी ऐड करना चाहूँगा वाजिद भाई की बात से कि आप ये विक्ट्री तो हम जीत गए, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, मिनी वर्ल्ड कप भी है, लेकिन अब हमें जीत का जो वो रेशो है ना, जो हम माजी में हारते हुए आ रहे थे, मिसबा की कप्तानी से लेकर आफरीदी, और फिर अपने मुल्क में हमारे क्रिकेट नहीं चल रही है, अब हमें उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इस हमें सब हमारे सामने है ना यार कि मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही, स्ट्रक्चर का ये हाल है। अब आपने इस टीम को ना किसी भी तरह छठे नंबर से, ये आपका मोटो होना चाहिए कि यार मैंने टॉप 3 में लेकर जाना है। बिल्कुल, और इंशाल्लाह उम्मीद भी करते हैं कि हमारी टीम टॉप 3 में नहीं, दुनिया की नंबर 1 टीम होगी इंशाल्लाह। टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में भी, T20 में भी और वनडे में भी इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दोबारा से क्रिकेट की दुनिया पे राज करेगा। तो इसी नेक उम्मीद के साथ मेज़बान सैयद ओन मोहम्मद को न्यूज़ पाकिस्तान TV की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।